हेलो गाइस, टुडेस टॉपिक इज ईसीजी। ईसीजी क्या होता है? ईसीजी मेजर करता है किसको? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हार्ट में जनरेट हो रहे हैं, अगर उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके पास कुछ वेव्स होती हैं जैसे कि पी, क्यू, आर, एस, टी एंड यू। अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी को अच्छे समझने के लिए हम लोग को कोरिलेट करना होगा ईसीजी को किसके साथ? कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। जो कंडक्टिव सिस्टम होता है हार्ट का, उसमें देखिए क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर होता है एसए नोड, अपर लेफ्ट कॉर्नर में राइट एट्रियम के। एसए नोड क्या करता है? इंपल्सेस जनरेट करता है और इंपल्सेस पहुंचते हैं कहां पर? एवी नोड पर। एवी नोड पर जब इंपल्सेस पहुंचते हैं तो इस चीज में 0.1 सेकंड लगता है, जिस चीज को बोलते हैं एवी नोडल डिले। जनरली क्या होता है, जो एसए नोड का इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने की कैपेसिटी है वो अराउंड 60 to 100 बीट्स पर मिनट, लेकिन जो एवी नोड की कैपेसिटी है वो है अराउंड 40 to 60 बीट्स पर मिनट। तो एवी नोडल कंडक्शन जो रहता है वो एसए नोड कंडक्शन से कम है, तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल डिले होता है 0.1 सेकेंड का। इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपको बताएंगे। एवी नोड से इंपल्स जनरेट होने के बाद आते हैं सेप्टम में। सेप्टम में क्या होता है? राइट बंडल ब्रांच होता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच होता है। जब सेप्टम के थ्रू फाइबर्स आगे ट्रेवल करते हैं तो पुरकेंजे फाइबर्स के थ्रू पूरी तरह से वेंट्रिकुलर वॉल में ट्रेवल कर जाते हैं। वेंट्रिकुलर वॉल में ट्रेवल करने के बाद जब वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन करेगा, उस चीज को बोलते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और उससे एक बीट बनता है। अब इस चीज को यहां पर हम समझते हैं कैसे। एस नोड ने इंपल्स जनरेट किए, इंपल्स जनरेट के बाद क्या हुआ होगा? एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, क्योंकि एट्रियम का सारा ब्लड वेंट्रिकल में लाना है। तो फिर जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो उस चीज को बोलते हैं क्या? एट्रियल डीपोलराइजेशन। इट इज डिनोटेड बाय पी वेव। तो यहां पर ये एट्रिया कॉन्टैक्ट कर गया। अब इसका आधा पार्ट, पी वेव का आधा पार्ट होता है आरएडी और बाकी बचा पार्ट होता है एलएडी। जनरली क्या होता है, जो राइट एट्रियम होता है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसलिए पहले हाफ में आता है आरएडी। आरएडी मतलब होता है राइट एक्सिस डेविएशन, और ये किसको शो करता है? राइट साइड ऑफ द हार्ट को। अगर राइट साइड की कोई भी पैथोलॉजी होगी तो वो कौन शो करेगा? आरएडी, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ पी वेव। सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड की कोई पैथोलॉजी होगी तो वो कौन शो करेगा? एलएडी। जैसे ही यहां से इंपल्स ट्रैवल करके एवी नोड पर आए तो यहां पर आएगा आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। ये आप क्यों देख रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब यहां पर है बेस लाइन, मतलब आइसोइलेक्ट्रिक। यहां पे कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो 0.1 सेकंड का एवी नोडल डिले था, क्योंकि इंपल्सेस यहाँ पे धीरे धीरे जनरेट करते हैं तो एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बनती है। ठीक है, उसके बाद है क्यू वेव। अब इंपल्सेस एवी नोड से निकल के सेप्टम पर आ गए हैं, तो क्यू डिनोट्स या क्यू वेव डिनोट्स द सेप्टल एक्टिवेशन। इसका मतलब है सेप्टम एक्टिवेट हो गया है। सेप्टम से हमने देखा है क्या? राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच, फिर पुरकेंजे फाइबर्स। पुरकेंजे फाइबर्स की जो वेलोसिटी रहती है कंडक्ट करने की इंपल्सेस को, वो काफी स्लो रहती है, लेस देन 40। तो इसलिए जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ज्यादा टाइम लेंगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। थोड़ी देर बाद जब कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा तो वेंट्रिकल अपनी जगह जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, वेंट्रिकल वापस से रिलैक्स होना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको अगली बीट के लिए ब्लड वापस भरना है अपने अंदर। तो जब वेंट्रिकल वापस से रिलैक्स करेगा तो ये हम रिप्रेजेंट करेंगे टी वेव से, और इस चीज को बोलते हैं क्या? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिकुलर रिलैक्सिंग। ठीक है, रिप्रेजेंट होती है किसे? टी वेव से। कभी कभी क्या होता है कि एडिशनल यू वेव भी प्रेजेंट होती है। यू वेव सभी इंडिविजुअल्स में नहीं मिलती, जनरली उन इंडिविजुअल्स में मिलती है जिनका हार्ट रेट क्लोज रहता है 100 के। अगर यू वेव प्रेजेंट है तो वो किसको डिनोट करती है? वो डिनोट करती है डिलेड रिपोलराइजेशन ऑफ पैपिलरी मसल्स। अभी मैंने आपको बताया कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। मन में क्वेश्चन आ सकता है कि एट्रियम रिलैक्सेशन कहां गया, या एट्रियल डायस्टोल कहां गया? तो जो एट्रियल डायस्टोल होता है वो कोइंसाइड करता है किसके साथ? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ। ये बात आपको याद रखनी है। ईसीजी में सबसे ज्यादा जरूरी है वेव्स, इंटरवल्स और उनके टाइम ड्यूरेशन को समझना, क्योंकि इस बेस पे अपना ईसीजी को देख के डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो इन ड्यूरेशन को समझने के लिए हम जानेंगे पहले ईसीजी पेपर के बारे में। ईसीजी क्या होता है? नॉर्मल ग्राफ पेपर जैसा होता है, लेकिन उसके डायमेंशंस डिफरेंट होते हैं। ये स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं 5 मिलीमीटर बाय 5 मिलीमीटर के, जिसमें जो वाई एक्सिस होता है, आप वाई एक्सिस देख रहे हैं, उसमें होता है डिस्टेंस या एम्पलीट्यूड मिलीमीटर में, लेकिन जो एक्स एक्सिस होता है वो शो करता है स्पीड ऑफ
ईसीजी फॉर्मेशन या ईसीजी पेपर, कितनी स्पीड से ईसीजी पेपर उस मशीन में दौड़ रहा है। जनरल स्पीड होती है वो होती है 0.25 मिलीमीटर पर सेकेंड। या आप भूल भी जाए तो भी वैल्यू काम की नहीं है ये। अब यहाँ पे देखिए, जो पूरा एक्स एक्सिस रहता है पूरे 5 मिलीमीटर, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 0.2 सेकेंड्स। तो इसका मतलब जो इसका इतना पार्ट हो गया, मतलब 1/5 ऑफ 0.2 सेकेंड्स, वो हुआ कितना 0.04 सेकेंड्स। हम 0.04 सेकेंड्स में याद ना रखें, इसको मिली सेकेंड्स में याद रखेंगे। तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 40 मिली सेकेंड्स। जो छोटा बॉक्स हुआ, स्मॉल स्क्वायर जिसको बोलते हैं अपन, वो रहेगा 40 मिली सेकेंड्स। और वही वाई एक्सिस पे कितना रहेगा 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर और 40 मिली सेकेंड्स, ये वैल्यू आप याद रखें। अब कैसे इसका प्रैक्टिकल रोल क्या है। जो अपना पी वेव है उसका जो एक्स एक्सिस में टाइमिंग है वो है लेस देन 120 मिली सेकेंड्स। मतलब जो छोटा बॉक्स था अपना कितना था 40 मिली सेकेंड्स, एक स्क्वायर 40 मिली सेकेंड्स था, और जो पी वेव है अपना 120 मिली सेकेंड्स है। तो इसका मतलब 2 से 3 स्मॉल स्क्वायर्स तक पी वेव रहेगी। अगर पी वेव से ज्यादा रहती है तो इसका मतलब पैथोलॉजिकल है, मतलब कुछ कंडीशन है। ठीक है, ये रहा एक्स एक्स में पी वेव का डायमेंशन। अगर हम पी वेव की ऊंचाई देखेंगे, पी वेव कितना ऊंचा है, तो हम वो देखेंगे वाई एक्सिस से। तो जनरली पी वेव की जो वर्टिकल हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए लेस देन 2.5 मिलीमीटर। ये हाइट आपको याद रखें, क्योंकि कभी कभी कुछ कंडीशंस में, जैसे कि पी पल्मोनल में हाइट जो रहती है पी वेव की वो ज्यादा रहती है, ग्रेटर देन 2.5 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं। एक चीज होती है पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल जो होता है, सुनने में ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग ऑफ द पी वेव टिल द एंडिंग ऑफ आर वेव। हमें ऐसा लगता है कि पी वेव स्टार्टिंग ऑफ द पी वेव से लेके आर वेव तक नहीं होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात याद करना बहुत जरूरी है। पी वेव जो रहता है वो रहता है जो पीआर इंटरवल है वो रहता है स्टार्टिंग ऑफ द पी वेव से टिल क्यू वेव तक। इस ड्यूरेशन को बोलते हैं पी आर इंटरवल। अगर पी आर इंटरवल बढ़ जाए तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। नॉर्मली कितना होता है 120 से 200 मिली सेकेंड्स। इसका मतलब अराउंड 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर्स। स्मॉल स्क्वायर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि जब आप ईसीजी देखते हैं तो आप वैल्यूज नहीं देख पाएंगे, बल्कि आप स्मॉल स्क्वायर्स काउंट कर पाएंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। जब हम एवी नोड से सेप्टम तक आए थे तो सेप्टम एक्टिवेट हो गया था। तो सेप्टल एक्टिवेशन कौन दिखाता है, क्यू वेव। क्यू वेव जनरली 1 स्मॉल स्क्वायर होनी चाहिए, एक स्मॉल स्क्वायर के अंदर क्यू वेव फिट हो जानी चाहिए। ठीक, अभी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि पी वेव ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ये अगेन नीचे तरफ है, अगेन ऊपर की तरफ है। तो इसमें कैसे होता है, जो बेस होता है हार्ट का वो कन्वेंशनली हम नेगेटिव लेते हैं, और जो अपेक्स होता है हार्ट का वो कन्वेंशनली पॉजिटिव लेते हैं। जब भी ऐसे नोड से इंपल्सेस आएंगे नीचे की तरफ, तो वेक्टर कहां बनेगा, इंपल्सेस ऐसे आ रहे हैं नीचे की तरफ, तो वेक्टर जा रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो इसलिए पी वेव पॉजिटिव होती है। सिमिलरली अभी क्यू वेव में क्या हुआ, सेप्टम एक्टिवेट हुआ। जब सेप्टम एक्टिवेट होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है पहले। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है वो ज्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। तो जब ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इंपल्सेस इधर जाएंगे, जो इंपल्सेस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव जाएंगे, पॉजिटिव से दूर जाएंगे, तो वो कैसे वेव जनरेट होगी, नेगेटिव। सिमिलरली आप इस तरह के चीजें देख सकते हैं। तो फिर जो वेव्स हैं वो रिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन पे ना डिपेंड करके बल्कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, आगे हम आते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जनरली आपका 80 to 100 मिली सेकेंड्स का होता है, 2 से 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स। ठीक है, शोज द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। लास्ट में आता है क्या, टी वेव। टी वेव हमारे शो करता है क्या, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। जनरली क्या होता है, जो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन है, टी वेव है, वो अपनी लेंथ छोटी नहीं करता। मतलब जितना वो एक्स एक्सिस में एरिया इन्वॉल्व कर रहा है वो चेंज नहीं करता, वो सिर्फ या तो इन्वर्ट होता है, टी वेव इन्वर्ट जिसको बोलते हैं, मोस्ट कॉमनली एमआई में मिलता है, या फिर अपने एम्पलीट्यूड को चेंज करता है। तो बात आपको याद रखनी है। क्यूटी इंटरवल, लास्ट इंटरवल जो बचता है, उसकी वैल्यू होती है 360 to 440 मिली सेकेंड्स, मतलब 9 to 11 स्मॉल स्क्वायर्स। जब भी कभी क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होता है, बहुत सारी ड्रग्स होती है जो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करती हैं, तो उसमें अगर आप ईसीजी को देखें तो आपको पता चलेगा कि ड्रग कैसे एक्ट कर रही है। अगर किसी पेशेंट में क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, तो आप उसे ड्रग हिस्ट्री पूछ सकते हैं। तो अभी तक हमने बात करी थी नॉर्मल ईसीजी की।
गाइस इंपॉर्टेंट क्या है ना, ईसीजी बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ नॉर्मलिटीज की बात करेंगे, किसका, पी वेव का, उसके बाद पीआर, देन क्यूआर कॉम्प्लेक्स, देन एसटी सेगमेंट, इन सबके नॉर्मलिटीज के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी क्या है, हम बात करते हैं पी वेव के नॉर्मलिटीज के बारे में। जनरली 3 होती है, पी माइट्रेल, पी पल्मोनेल या स्यूडो पी पल्मोनेल। अब क्या होता है माइट्रेल, माइट्रेल मतलब माइट्रल वाल्व, मतलब बाइकस्पिड वाल्व, जो प्रेजेंट होता है किसके बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। अभी यहाँ पे क्या है, माइट्रल वाल्व अगर स्टीनोज हो जाए, इस चीज को बोलते हैं क्या, माइट्रल स्टेनोसिस। माइट्रल स्टेनोसिस में क्या होता है, जो वाल्व का ल्यूमेन है वो बहुत छोटा हो गया है, तो छोटे ल्यूमेन के अगेंस्ट में लेफ्ट एट्रियम को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो इस चीज में क्या होगा, जब लेफ्ट एट्रियम ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रोफी होगी, या फिर लेफ्ट एट्रियम क्या होगा, एनलार्ज होगा। जब भी लेफ्ट एट्रियम एनलार्ज होगा, तो हमने यहाँ पढ़ा था एक आरएडी था और एक एलईडी था, जब भी कभी लेफ्ट एट्रियम एनलार्ज होगा तो ये वेव नॉर्मली ऐसे वेव होती है, तो ये वेव नॉर्मली ऐसे ना रह के ये राइट वाला और ये लेफ्ट वाला बीच में एक डेंट देखने को मिलता है, मतलब एडिशनली लेफ्ट एट्रियम क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि उसका एनलार्जमेंट हो चुका है। तो ये जो अपना टाइमिंग था, ड्यूरेशन था 120 मिली सेकेंड्स का, जो कि इससे कम होना चाहिए, वो 120 मिली सेकेंड से बढ़ जाता है। जब भी कभी इस तरह से आपको पी वेव देखने को मिले, तो आपको आइडिया हो सकता है कि वो माइट्रल स्टेनोसिस का केस है। अब इसे कंफर्म कैसे करेंगे, इकोकार्डियोग्राफी से। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, पी पल्मोनेल की। पी पल्मोनेल, पल्मोनेल मतलब लंग की कोई पैथोलॉजी, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। हम सबको पता है राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। अगर पल्मोनरी आर्टरी का हाइपरटेंशन है तो फिर राइट साइड कंजेशन होगा, राइट साइड क्या करेगा, और ज्यादा फोर्स लगाएगा। इस चीज की वजह से जो पी वेव की हाइट नॉर्मली ऐसे होती है, वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन के केसेस में बढ़ जाएगी। ये जो एम्पलीट्यूड होगा, जो कि नॉर्मली 2.5 मिलीमीटर रहता है, वो इससे बढ़ के 4, 5 कुछ भी हो सकता है। अगर इस तरह के केस है तो आप देखने को मिल सकते हैं। सेकेंडली अब क्या आता है, सूडो पी पल्मोनेल। कभी कभी क्या होता है, पी पल्मोनेल में कहा देखने को मिला, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन केसेस में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट को पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को एक हाई एम्पलीट्यूड पी वेव देखने को मिल रही है। ये किस केस में देखने को मिल सकता है, हाइपोकैलेमिया। जब भी कभी पोटेशियम लेवल स्लो हो जाए तो हमें इस तरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है। कुछ केसेस पूछ जाते हैं डायरेक्ट कि कहां पे पी वेव एब्सेंट रहेगा। अगर आपको ईसीजी में पी वेव नहीं मिल रही है तो पेशेंट क्या क्या हो सकता है, पहला है हाइपरकैलेमिया। जब भी कभी पोटेशियम लेवल बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर पी वेव एब्सेंट होगी। दूसरा क्या है, एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर का मतलब है अपना एट्रियम इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि उसको टाइम ही नहीं, मतलब प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा। वो एक तरीके से जो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए उसको, वो बहुत धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो फिर जो पी वेव होगी एब्सेंट रहेगी, और उसमें जो आरआर इंटरवल होगा वो बहुत ही पास होगा, मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होंगे बहुत पास होंगे। ठीक है। थर्ड होता है सिक्स साइनस सिंड्रोम। सिक्स साइनस मतलब एसए नोड खराब हो चुकी है, एसए नोड से इंपल्सेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो जो अपना एवी नोड होता है वो ही इंपल्स जनरेट करने शुरू कर देता है, और हार्ट जो होता है ब्रेडिकार्डिया में चले जाता है। मतलब साइनस जो होता है, मतलब साइनस में साइनो एट्रियल नोड जो है वो सिक हो गई है। ऐसा कहीं लिखना नहीं है, सिर्फ आपको याद रखने के लिए कि अगर सिक्स साइनस सिंड्रोम है तो पी वेव क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। गाइस बाकी पैथोलॉजी के बारे में बाद में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।